हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइफ पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपका जो क्लास 10 का दूसरी बुक है कृतिका, उसमें जो आपका दूसरा अध्याय रहने वाला सना सना हाथ जोड़ी के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन शेखावाटी मिशन 100 के जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए उनके अपन यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम आपके सामाजिक विज्ञान के वो जो बचे हुए चैप्टर हैं उन सभी की पीडीएफ के वीडियो बनाकर जल्दी अपलोड कर देंगे। और ये शेखावाटी मिशन 100 है जो आपके एग्ज़ाम में लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। आपके इंग्लिश में भी यहाँ पर लगभग 60 के करीब क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसलिए आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है। तो इसमें आपकी पाठ की लेखिका बतानी है तो कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा, मधु कांकरिया या मनु भंडारी। तो सना सना हाथ जोड़ी अध्याय की जो आपकी लेखिका है वो मधु कांकरिया है। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ किस विधा में लिखा गया। तो ये विधा बतानी है तो इसमें रेखा चित्र या यात्रा वृत्तांत या संस्मरण या कहानी। तो ये सना सना हाथ जोड़ी आपका अध्याय है यात्रा वृत्तांत की विधा में लिखा गया। अगला तीसरा क्वेश्चन कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है तो इसमें किसका वर्णन किया गया, अरावली पर्वतमाला का या पश्चिमी पठार का या फिर रेगिस्तानी मिट्टी का या फिर हिमालय की यात्रा का। तो इसमें आपकी हिमालय की यात्रा का वर्णन है, तो ऑप्शन घ है जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। तो मेहनत का बादशाहों का, मजदूरों का, परिश्रमी लोगों का या आलसियों का। तो यहाँ पर लेखिका ने गंगटोक को आपको मेहनत का बादशाह का शहर कहा है। अगला पांचवा क्वेश्चन कि मन वृंदावन होने का अर्थ है। तो वृंदावन की सैर करना, वृंदावन में मन रमना या दुखी होना या अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसमें ऑप्शन ग है जो राइट आंसर हो जाएगा कि मन वृंदावन होने का अर्थ है कि अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला छठवां क्वेश्चन लेखिका के गाइड या ड्राइवर का क्या नाम था। तो जितेन, शेखर या फिर मणि या महेश। तो लेखिका के गाइड या ड्राइवर का नाम था वो था जितेन। अगला सातवां क्वेश्चन कि जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया। तो युमथांग, खेदूम या कटाओ या मेटुआ। तो यहाँ पर होगा खेदूम। तो जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया, खेदूम बताया था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि गंगटोक नई मैडम गंगटोक कहिए। तो गंगटोक नई मैडम गंगटोक कहिए, गंगटोक मतलब है पहाड़, ये किसने कहा। तो लेखिका ने, जितेन ने, मणि ने या शेखर ने। तो ये कहा आपके जितेन ने कहा था, तो ऑप्शन ख है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नौवां क्वेश्चन की भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्टॉप बनाने में सहयोग दिया। तो कप्तान शेखर दत्त, कप्तान शेखर कपूर, कप्तान जोगेंद्र या कप्तान सुब्राव। तो कप्तान शेखर दत्त है जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि भारतीय आर्मी के जो कप्तान शेखर दत्त ने युमथांग को टूरिस्ट स्टॉप बनाने में सहयोग दिया। आगे 10वां क्वेश्चन की सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो इस पाठ में आपके बताना है तो अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता या गंगटोक। तो इस अध्याय में आपको गंगटोक सिक्किम के शहर का वर्णन है। अगला 11वां क्वेश्चन की युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। तो ये घाटी बहुत गहरी है, ये फूलों से भर जाती है, ये खतरनाक है, इसमें बड़े बड़े मैदान हैं। तो ये फूलों से भर जाती हैं। अगला 12वां क्वेश्चन की जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही। तो इसमें गाइड या फिर एक फूल दो माली या बरसात या राजा हिंदुस्तानी। तो इसमें आपके गाइड है जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है। तो गंगटोक में श्वेत पताकाएं आपके शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। अगला 14 क्वेश्चन की लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी। तो जितेन नार्गे से या स्कूली बच्चों से या नेपाली युवती से या फिर स्कूल की शिक्षिका से। तो नेपाली युवती से यहाँ पर लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना सीखी थी। आगे 15 क्वेश्चन की लायुंग की सुबह कैसी थी। तो लायुंग की सुबह बादलों से युक्त, शीतल कर देने वाली, सम्मोहन जगाने वाली या बेहद शांत और सुरम्य है।
तो यहाँ पर लायों की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। आगे 16 क्वेश्चन की हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 शिखर या जोशीस। तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो है आपके कंचनजंगा। आगे क्वेश्चन है कि गंगटोक में युमथांग कितनी दूर पर था? तो गंगटोक से युमथांग आपके बताना है तो 150 किमी या फिर 152 या 149 या 140। तो 149 किलोमीटर यहाँ पर दूरी थी। आगे 18 क्वेश्चन की देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? तो रस्सी की तरह, सांप की तरह या नदी की तरह या जलेबी की तरह। तो देखते देखते आपके रास्ते वो जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। आगे आते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। सना सना हथौड़ी पाठ के आधार पर ये कौन सा खेल था? तो गंगटोक से युमथांग की यात्रा के दौरान उस पहाड़ी प्रदेश में पल पल प्राकृतिक परिदृश्य बदल रहा था। जैसे जैसे लेखिका पहाड़ की ऊंचाई पर जा रही थी तो कहीं मखमली हरियाली पर दृश्य थे, तो थोड़ी देर में एकदम पथरीला, कुछ देर बाद सभी दृश्य पर बादल की धुंध छा जाती जिससे सभी दृश्य गायब हो जाता है। इन्हीं प्राकृतिक लम्हों को लेखिका ने माया और छाया का अनूठा खेल कहा है। आगे दूसरा क्वेश्चन की मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। किस दृश्य को देखकर लेखिका का मन काव्यमय होने लगा? तो सिक्किम में युमथांग की यात्रा के दौरान सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के दृश्य को देखकर लेखिका का आत्मा जो संगीत सुनने लगी। इस झरने के पास लेखिका के बिखरे पत्थरों पर बैठकर अपना पांव व शीतल नीर से डुबोया तो उस आत्मानुभूति से मन काव्यमय होने उठा। तो तीसरा क्वेश्चन की जितेंद्र नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषताएं बताई? सना सना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमने विस्तारपूर्वक डेस्क में भी देखा, यहाँ पर भी है, तो आपके एग्जाम में आने के यहाँ पर 100% चांसेस रहते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि लेखिका सिक्किम यात्रा पर गई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से युमथांग जाते वक्त एक जगह पर एक कुटिया में घूमता चक्र देखा। पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह है धर्मचक्र, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है कि मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। लेखिका के इस कथन को सना सना याद जोड़ा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लेखिका की ये यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। तो लेखिका के इस कथन को सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर हम इस प्रकार स्पष्ट करेंगे कि गंगटोक से युमथांग और आगे कटाव तक की यात्रा लेखिका के लिए खोज यात्रा थी। लेखिका ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, उसकी सम्मोहक शक्ति, वहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन का अनुभव किया। उसने वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाइयों, डोकों से बच्चों को पीठ में बांधे काम करती नारियों को, भीषण सर्दी में भी सीमांत क्षेत्र में गश्त करते फौजियों को देखा। इन सत्यों की अनुभूतियों पर आधार पर लेखिका ने इस यात्रा को खोज यात्रा कहा है। आगे पांचवा क्वेश्चन की जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। मणि के इस कथन का क्या भाव है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो मणि ने इस कथन के माध्यम से प्रकृति को नमन किया है। प्रकृति में हिम शिखरों से जल धारा के रूप में उतर कर नदियों के रूप में हमारे जीवन विकास की व्यवस्था की है। प्रकृति का ये उपकार अविस्मरणीय है। इस कथन से प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों, भ्रमण स्थलों और नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए और समस्त प्राकृतिक परिवेश अर्थात पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए। अगला छठा क्वेश्चन की प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान है। सर्दियों में यहाँ प्रकृति बर्फबारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रहण कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा का रूप ले लेती है। इस पानी से लोगों की प्यास बुझती है। ये जल संचय की एक अद्भुत व्यवस्था है। सातवां क्वेश्चन की गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत मेहनती है। इस दुर्गम पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासी को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अनेक असुविधाओं के बीच भी वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं। जरा सी भी हीनता या दीनता की भावना नहीं रखते हैं। उन्होंने गंगटोक को कड़ी मेहनत से मनोरम बनाया है।
आठ है क्वेश्चन की लॉक स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो लॉक स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि धर्म चक्र है और इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेखिका ने महसूस किया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यता है। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। इतनी वैज्ञानिक प्रकृति होने के बाद भी भारत में लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। तो आगे नौवां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो आंसर रहेगा कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को अकस्मात वहाँ के जनजीवन में झकझोर दिया। वहाँ सड़क बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती औरतों का दृश्य भीतर तक झकझोर गया। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनमें से कईयों की पीठ एक बड़ी टोकरी में बच्चे बंधे हुए थे और नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दीनता और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। और दूसरा पॉइंट रहेंगे कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे बच्चे 303 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं और वहां से लौटते बच्चे ये पहाड़ी बच्चे पढ़ाई के अलावा माँ के साथ मवेशी चराते, पानी भरते और लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा कि सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा कर लौट रही थी। उनके सिर पर एकत्र की गई लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। इसके साथ ही चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां वोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो 10वां क्वेश्चन है इसमें कि कटाओ पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो कटाओ सिक्किम का एक खूबसूरत किंतु वीरान पहाड़ी स्थान है जहाँ प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए जब घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता महसूस हुई तब उसने देखा कि यहाँ वहाँ झांगों की तरह किराए पर मुहैया कराने वाली एक भी दुकान नहीं है। तब लेखिका को लगा कि कटाओ में किसी दुकान का न होना वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ झांगू की तरह दुकानों की कतार लग गई तो यहाँ का भी नैसर्गिक सौंदर्य तो खत्म होगा ही, यहाँ आबादी बढ़ेगी और सैलानियों की भीड़ भी। अंततः यहाँ भी प्रदूषण फैलेगा और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो साथियों ये था अपना दूसरा नेक्स्ट अध्याय की साना साना हाथ जोड़ी, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपका अध्याय है मैं क्यों लिखता, जो आपके आज्ञा द्वारा लिखा गया अध्याय, जिसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।